last class we were discussing about the types of layout, store layout, which you already completed the topic. In today's class, we are going to understand about that how the product or stores offering can be classified. We are going to discuss about these points, and after completing it, we will move toward a new topic, that is visual merchandise display. Once visual merchandise display will be completed, then our whole syllabus is completed. After that, I am going to give you, मतलब एक revision class चलेगा. I am going to clear only those points in which you all have doubt. ठीक है, तो ये जितने भी रिवीजन क्लासेस होंगे ये आप लोगों के द्वारा जो टॉपिक्स दिए जाएंगे उनके हिसाब से होंगे रिवीजन. इसीलिए मेरे पास टॉपिक्स आना चाहिए, और जो टॉपिक में बहुत ज्यादा डाउट है वो हम लोग क्लास में करेंगे. ठीक है, क्लियर है सबको? एवरीवन? यस मैम. ओके, यस मैम. ओके, चलिए. So let's start with the this point. We product or store offering. So I already explained about the 4 points are there. The first one is functional product grouping. The second one is purchase motivation product grouping, market segment product grouping, storability product grouping. So these are the points. एक minute. So the first one is functional product grouping. So functional group product grouping में जो भी functions, जो भी product के functions related, जो भी group के functions okay. So the functional product grouping में क्या होगा कि यहाँ पर जो grouping होगा merchandise का, products का जो grouping हम करेंगे वो categorize करेंगे हम according to the common end use. यानी कॉमन एंड यूज के बेसिस पर हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे प्रोडक्ट का. जैसे एग्जांपल में इफ द पर्सन इज परचेजिंग शूज, तो विच शूज दे आर आल्सो गोइंग टू परचेज द शूज पॉलिश. ठीक है, सो इन दैट सिचुएशन वी आर गोइंग टू पुटिंग ऑल दोस मर्केंडाइज व्हिच आर रिलेटेबल इन द फंक्शंस इन अ वन कैटेगरी. यानी कि हमने अगर मान लीजिए एक पर्टिकुलर हमारे पास स्टोर है, और उस स्टोर में अगर एक एरिया में अगर हम शूज को डिस्प्ले कर रहे हैं, तो उसी एरिया में हम बाकी रिलेटेबल आइटम्स जो होंगे शूज के साथ साथ जो यूज आते हैं वो सारे हम एक ही एरिया में डिस्प्ले करेंगे. ठीक है, जैसे शूज के अलावा आप देख सकते हैं उसमें भी कैटेगरीज होता है. शूज में मेंस का, वुमेन, चिल्ड्रन, उस हिसाब से हम वहां पर उसको एक जगह पे कैटेगराइज करेंगे. साथ साथ में सॉक्स, जो उसके साथ अल्टरनेटिव प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट उसके साथ यूज होता है, पॉलिश वगैरह, शू ब्रश वगैरह, वो सबको हम एक एरिया में ही डिस्प्ले करेंगे. सो इसको कहते हैं फंक्शनल प्रोडक्ट ग्रुपिंग, जहां पर जो भी आपके प्रोडक्ट हैं जिसका एंड यूज जो है वो रिलेटेबल है. एंड यूज का मतलब है शूज पहनेंगे तो पॉलिश करेंगे. अब यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया हुआ है बुक में, दैट इज ऑफ द मेंस क्लोथिंग. ठीक है, तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप में जैसे शर्ट के साथ टाइज है, सूट है, ठीक है, उसके अलावा शूज, अब या तो फिर आपके और उसके अलावा और भी चीजें जैसे टी शर्ट्स हैं, अंडर शर्ट, सॉक्स, मतलब इन्होंने तो एक ही एरिया में कर दिया है कि मेंस के जितने भी हैं चीजें, जैसे एग्जांपल में शूज वगैरह जो भी चीजें उन्होंने एक कैटेगरी में कर दिया है. बट इसको ऐसे समझना कि द प्रोडक्ट जिसका एंड कंज्यूमर एक ही है और सारे प्रोडक्ट्स जो है वो रिलेटेबल है. ठीक है, जिसका यूटिलाइजेशन है विद द मेन प्रोडक्ट. जैसे जो भी सूट खरीदेगा उसको टाई की जरूरत पड़ेगी ना, तो रिलेटेबल आइटम के साथ हम ग्रुपिंग करते हैं. दैट इज फंक्शनल प्रोडक्ट ग्रुपिंग. आई गेस दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन. दिस पॉइंट इज क्लियर एवरीवन? यस मैम. यस मैम. ओके, नेक्स्ट वन इज परचेज मोटिवेशन प्रोडक्ट ग्रुपिंग. सो यहाँ पर जो अपील है, मुझे ऐसा लग रहा है, ओके, सो सेकेंड वन इज परचेज मोटिवेशन प्रोडक्ट ग्रुपिंग. ठीक है, यहाँ पर जो कंज्यूमर से हम जो अपील कर रहे हैं, ठीक है, टू कंज्यूमर अर्ज टू बाय प्रोडक्ट, इट मीन्स दैट वी आर मोटिवेटिंग द पीपल, कंज्यूमर्स, टू परचेज आवर प्रोडक्ट. ठीक है, द अमाउंट ऑफ टाइम ही और शी इज विलिंग टू स्पेंड इन द शॉपिंग. सो बेसिकली देखो यहाँ पर उस तरीके से ये ग्रुप करेंगे प्रोडक्ट को कि अगर आप मोटिवेट, अगर कोई कंज्यूमर है तो वो फर्स्ट फ्लोर में अगर आएगा, उसको प्रोडक्ट अच्छा लगेगा, तो दैट पर्सन इज गोइंग टू विजिट द सेकंड एंड थर्ड फ्लोर एज वेल, राइट? बट द पर्सन हु इज नॉट मोटिवेटेड, हु इज नॉट हैप्पी इन योर store, that person is going to leave your store after basically
वैंडरिंग इन द फर्स्ट फ्लोर ओनली, ठीक है। सो यहाँ पर जो अपील है दैट इज टू द कंज्यूमर्स अर्ज टू बाय प्रोडक्ट, को वो खरीदे, ठीक है, मोटिवेट किया जाए, इन्फ्लुएंस किया जाए कस्टमर को, और जो अमाउंट वो शॉपिंग में लगाते हैं ना, दैट विल बी, मतलब वो खुद से स्पेंड करना चाहे वो समय। यानी देखो मैं बताती हूँ कि जो शॉपिंग होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है कि जहां पर आपको नीड वाले सारी चीजें लेनी है और आपके ऊपर मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सामान खरीदना जरूरी है, वो एक अलग सिचुएशन है। और एक है कि जब व्हेन यू आर बेसिकली एंजॉयिंग द शॉपिंग, राइट। सो हियर दे वांट टू कन्वर्ट द बोरिंग शॉपिंग इनटू अ एक्साइटिंग ऑफर्स के साथ, मतलब प्रॉपरली डेकोरेशन के साथ, प्रॉपरली असॉर्टमेंट ऑफ प्रोडक्ट के साथ। दे वांट टू मोटिवेट दोज पीपल कि वो अपना टाइम जो स्पेंड करे ना शॉपिंग में, वो उनको टाइम वेस्ट ना लगे, बल्कि वो उस टाइम को एंजॉय करे, शॉपिंग के टाइम को। और इससे क्या बेसिकली आउटकम निकलता है, इस तरीके की सिचुएशन का क्या आउटकम है, तो लेट मी टेल यू कि अगर कोई पर्सन है वो आपके स्टोर में मोटिवेटेड है और उसको अच्छा लग रहा है शॉपिंग करने में, सो दैट पर्सन इज गोइंग टू स्पेंड मोर मनी एज कंपैरिजन टू द those people who are feeling bored in that shopping scenario, right? So यहाँ पर इनका यही एक रीजन है। अ कमिटेड कस्टमर जो टाइम में, मतलब कस्टमर विद टाइम टू शॉप विल विजिट अ शॉप stores upper floors. A disinterested person will less time to shop will come to display on the first floor. तो बेसिकली ये मोटिवेशन तभी पॉसिबल है जब उनको आपके यहाँ पर अच्छा और बेटर प्रोडक्ट्स दिखे, क्वालिटेटिव प्रोडक्ट दिखे, साथ साथ में प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ प्रोडक्ट दिखे। ये खासकर ये मोटिवेशन वाले वही लोग होंगे जो शॉपिंग को एंजॉय करना चाहते हैं। जो लोग कम टाइम कमिट करेंगे शॉपिंग करने के लिए, वो कभी भी आपके पूरे प्रोडक्ट्स को नहीं देख सकते, एक्सप्लोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मेन रीजन है इस तरीके के ग्रुपिंग का, टू मोटिवेट द कस्टमर्स to visit all the floors and explore all the products so that they are going to purchase the product from your store. आगे बात समझ में सबको? everyone this point is clear? Yes, ma'am. So यहाँ पर अगर मैं एक नॉर्मल टर्म बोलूँ ना, तो यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट टर्म पावर वॉल। याद है सबको पावर वॉल था एक? तो वो पावर वॉल का क्या काम होता था कि वो एंट्रेंस के एरिया पे ही होता था, ताकि कस्टमर्स जो है वो उससे अट्रैक्ट होके प्रोडक्ट को खरीद ले। कुछ नया ट्रेंडी और कुछ अच्छे से डेकोरेट कर दिया जाता था पावर वॉल को, ताकि लोगों की नजर उस पे पड़े और प्रोडक्ट परचेज किया जाए, राइट। So the same thing is here, that they are going to group the product in that way that it is looking attractive और एक प्रॉपर असॉर्टमेंट करे और कंज्यूमर को मोटिवेट करे कि वो प्रोडक्ट को परचेज करे। सो दिस इज द सेकंड वन, परचेज मोटिवेशन प्रोडक्ट ग्रुपिंग। तो यहाँ प्रोडक्ट की ग्रुपिंग मोटिवेशन के लिए होगी, इन्फ्लुएंस करने के लिए होगी, मोर परचेज करे कस्टमर उसके लिए होगा, ज्यादा से ज्यादा टाइम दे शॉपिंग में उसके लिए होगा। So that is purchase motivation product grouping. Okay. So next point is market segment product grouping. Market segment product grouping. So यहाँ पर जो आइटम्स होंगे, जो टारगेट मार्केट होगा, और जो आइटम्स हैं अंडर दिस वेरियस आइटम्स अपीलिंग टू अ गिवन टारगेट मार्केट आर ग्रुप टुगेदर. So see, I already told you that who are basically the target consumers. कौन होते हैं, टारगेट मार्केट क्या होता है? So the target market, एक मिनट चलिए। So मार्केट सेगमेंट प्रोडक्ट ग्रुपिंग की अगर मैं बात करूं, तो मैंने आप लोगों को बताया था मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है। तो मार्केट सेगमेंटेशन इज डन according to the customers to whom we are going to sell the product. We are segmenting the market on the various factors, like demographic factor में हम कर देते हैं कन्वर्ट, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, ठीक है, फिर आपके बिहेवियरल फैक्टर्स हो गया। तो ये सारे फैक्टर्स को, सोशल फैक्टर्स को देखते हुए वी आर सेगमेंटिंग द मार्केट, राइट। So segmentation of the market is done so that we are easily able to target on our customers. जो हमारे customers हैं उन पे हम target कर पाए, उनको हम अपना product sell कर पाए, क्योंकि सारे कस्टमर कभी भी आपके लिए पोटेंशियल कस्टमर नहीं हो सकते until and unless you are dealing with a convenience product, ठीक है। तो मार्केट सेगमेंट प्रोडक्ट ग्रुपिंग में क्या होगा कि यहाँ पर जो आप प्रोडक्ट है, जो एक जैसा प्रोडक्ट है, उसको आप क्या करेंगे, वो एक जगह पे आप उसको ग्रुप कर देंगे, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर स्टोर है, आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल ऑफ दिस। एक मान लीजिए पर्टिकुलर स्टोर है,
मान लीजिए एक स्टोर है और इस स्टोर में हमने क्या किया कि मतलब क्लोथ्स जो है, अगर हमने क्लोथिंग का सेक्शन बनाया, सो हमने क्लोथिंग के लिए यहाँ पर अलग से, हाँ, क्लोथिंग का बनाया तो क्लोथ्स में हमने यहाँ अलग से सेक्टर बना दिया, म्यूजिक के लिए हमने अलग सा सेक्टर बना दिया. सो दैट इज अकॉर्डिंग टू द सेगमेंटिंग द मार्केट अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर ऑफ द प्रोडक्ट. लाइक अगर म्यूजिक है तो म्यूजिक में ही इंटरनल हमने कुछ सेक्टर बना दिया, जैसे क्लासिकल के लिए, वेस्टर्न के लिए, जैज के लिए, वी आर मेकिंग इन दिस वे. सो इसको हम कहते हैं आपका मार्केट सेगमेंट प्रोडक्ट ग्रुपिंग, वेयर वी आर ग्रुपिंग द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड, ये कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नेचर. ठीक है, जैसे क्लोथ्स का पूरा एक एरिया बना दिया, म्यूजिक का एक एरिया बना दिया, शूज का एक एरिया बना दिया, तो लाइक दिस वी आर बेसिकली सेलिंग द प्रोडक्ट. सेपरेट म्यूजिक स्टोर, सेपरेट सीडीज इनटू रॉक. हाँ, लेकिन अब ये डिपेंड करता है ना कि आप कितने प्रोडक्ट लाइन के साथ डील कर रहे हैं. अगर कोई एक स्टोर है और जो सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक के आइटम्स को सेल करता है, जैसे स्पीकर वगैरह सेल करता है, तो यहाँ पर स्पीकर्स के लिए उसने अलग सेक्टर बना दिया, सीडीज के लिए उन्होंने अलग सेक्टर्स बना दिया. ठीक है, उसके अलावा ईयरफोन्स या हेडफोन्स के लिए उन्होंने अलग सेक्टर बना दिया. So that is known as the market segment product grouping, because some people who just need to purchase the speakers, they are not going to see the CDs. If they want, they will purchase, but they are going to see only this area, right? The person who is going to purchase earphone only, that person is going to purchase earphone. So according to the requirement, the people are going to select the product, but that will be easy if it is separated in this form. तो यहाँ पर ये situation है. So this is known as the market segment product grouping. This point is clear, everyone? ठीक है, चलिए. नेक्स्ट पॉइंट जो है दैट इज स्टोरेबिलिटी प्रोडक्ट ग्रुपिंग. स्टोरेबिलिटी प्रोडक्ट ग्रुपिंग. सो यहाँ पर ना प्रोडक्ट को आप कैसे स्टोर कर रहे हैं उस बेसिस पर ग्रुपिंग किया जाएगा. ठीक है, सो यहाँ पर आप नोटिस कीजिए कि जैसे क्लोथ्स वगैरह जो होते हैं, क्लोथ्स वगैरह जो होते हैं, उनको स्टोर करने का सिस्टम अलग है. Those items which is not, मतलब that is perishable, उसको स्टोर करने का सिस्टम अलग है. कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको रेफ्रिजरेटर में रखना है, उनको स्टोर करने का तरीका अलग है. तो यहाँ पर हम जो है वो जो पूरे के पूरे जो स्टोर हैं उसमें प्रोडक्ट को उसी तरीके से डिवाइड करेंगे जैसी उसकी रिक्वायरमेंट है. ठीक है, ओके. तो एग्जाम्पल के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे एक सुपर मार्केट है, तो सुपर मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पर वेजिटेबल्स और फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के साथ डील करते हैं. ऐसे ऐसे जो सुपर मार्केट्स होते हैं, अब इनको ना फ्रिज की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, क्योंकि वैसे आइटम सेल करें जो 2-4-5 दिन के बाद स्पॉइल हो सकता है, राइट? तो ऐसे सिचुएशन में दे आर गोइंग टू पुट द प्रोडक्ट इन द फ्रिज, जहां पर फ्रिज में रखने वाले प्रोडक्ट को वो एक जगह कर देंगे. जो नॉन फ्रिज आइटम होंगे जिनको हम बाहर ऐसे डिस्प्ले कर सकते हैं, उनको हम अलग सेपरेट कर देंगे. ठीक है, उनको रूम टेम्परेचर पे रखेंगे, यानी कि जहां पर कोई भी आपका जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो उसी टेम्परेचर में रहेगा. और जो सेकेंड एरिया होगा, अगर वो फ्रिज वाला एरिया है, मतलब फ्रिज में रखने वाले आइटम्स है, तो उनको हम फ्रिज पे स्टोर करेंगे. सो यहाँ पर हम प्रोडक्ट को डिवाइड नहीं कर रहे फंक्शंस के हिसाब से, प्रोडक्ट टाइप के हिसाब से. मतलब यहाँ पर हम प्रोडक्ट का बोल सकते हैं ना कि वो स्पॉइल होगा, ड्यूरेबिलिटी के बेसिस पर हम बेसिकली उसको स्टोर कर रहे हैं. जो डेयरी आइटम्स होंगे, फ्रूट्स वेजिटेबल्स होंगे, उनको फ्रिज की जरूरत है, तो वी आर गोइंग टू पुट इट इन द फ्रिज. The products which is not required any kind of change in the temperature, they are going to put in the room temperature, right? So according to how we are going to store the product so that we are able to sell those product in future, we are going to basically divide the product according to that, right? So it is. अब हाँ, बेकरी वाले स्टोर में भी आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि if they are displaying the cakes in the cabin, जो ग्लास केबिन होता है उसमें वो केक रखते हैं, तो उसका आपको पता होगा ना, केक जहां पर रहता है ना, वहां पर जो टेम्परेचर होता है ना वो बहुत ज्यादा लो रखते हैं वो, क्योंकि केक भी क्या होता है, वो नॉन ड्यूरेबल आइटम है, चलने वाला नहीं है, कुछ दिन बाद वो स्पॉइल हो जाएगा. ठीक है, सो दैट इज अ वे ऑफ स्टोरिंग द प्रोडक्ट. क्लियर हो गई बात, समझ में आया? Yes, ma'am. और कुछ ऐसी भी चीजें हैं, ये तो सिर्फ हो गया अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेबिलिटी. कई बार जो प्रोडक्ट को जो हम स्टोर करते हैं, वो मतलब स्टोर के बेसिस पे हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि हमारा जो आइटम है
वो कितना प्राइस का है, ठीक है, और उसका शॉपलिफ्टिंग के चांसेस कितने हाई है। जैसे मैंने आपको ज्वेलरी का एग्जांपल दिया था कि आपने नोटिस किया होगा कि जो ज्वेलरी होते हैं वो ज्यादातर ग्लास कैबिनेट में रहता है ताकि वो विजिबल भी हो आपको, और सारे के सारे ज्वेलरी शॉपकीपर को निकाल के आपको दिखाने की जरूरत भी ना पड़े, है ना। So that is the one of the reason that they are putting all those items which can be easily shoplifted, so they are going to display it in the glass cabin. Clear हो गई बात, समझ में आया? So according to storing and according to displaying the product, according to the durability and according to the shoplifting chances, we are going to basically group the product according to that. इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार जो डायमंड वगैरह की ज्वेलरी होती है दैट इज नियर बाय द कैश काउंटर, ठीक है, कैश काउंटर के पास बहुत सारे कैमरास वगैरह होते हैं। तो दिस इज अ वे ऑफ बेसिकली स्टोरिंग द प्रोडक्ट, स्टोरेबिलिटी प्रोडक्ट ग्रुपिंग। क्लियर हो गया सबको? दिस पॉइंट इज क्लियर? Yes, ma'am. टेलर्स होते हैं, दे यूज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट ग्रुपिंग। बहुत सारे ऐसे हैं कि प्रोडक्ट ग्रुपिंग के कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं और उस हिसाब से वो स्टोर लेआउट को भी रेडी कराते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर दो मेजर अप्रोच है, एक है मॉडल स्टॉक मेथड और एक है सेल्स प्रोडक्टिविटी रेशियो, ठीक है। सो पोजिशनिंग करना प्रोडक्ट को, दैट इज मतलब हर कॉर्नर को यूज करना, प्रॉपरली डोर कहाँ होना चाहिए, कहाँ पर प्रोडक्ट डिस्प्ले करना है, ये सारा का सारा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। एक बार जब हम प्रोडक्ट को क्लासिफाई कर लेते हैं, ग्रुप कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑफरिंग दैट, तो उस हिसाब से यहाँ पर दो मेजर अप्रोचेस है। कौन कौन से अप्रोच है? द मॉडल स्टॉक मेथड एंड द सेल्स प्रोडक्टिविटी रेशियो। अब ये दोनों क्या है मैं बताती हूँ। तो सबसे पहला है द मॉडल स्टॉक मेथड की मैं बात करूं तो ये डिटरमाइन करता है अमाउंट ऑफ फ्लोर स्पेस नेसेसरी टू कैरी एंड डिस्प्ले अ प्रॉपर मर्केंडाइज असॉर्टमेंट। तो ये जो आपका स्टॉक मेथड है यहाँ पर ये आपको बताता है, हेल्प करता है कि कितना ज्यादा आपके स्टोर में स्पेस होनी चाहिए और कितने स्पेस में आपके ये प्रोडक्ट्स जो है वो डिस्प्ले हो जाएंगे, प्रॉपरली मर्केंडाइज डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है। सो एपेरल स्टोर्स हैं हु आर बेसिकली डीलिंग विद द क्लोथ्स एंड ऑल, और जो शूज स्टोर हैं दे आर यूजिंग दिस मेथड, जहां पर आपका फ्लोर स्पेस बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो ये सारे प्रोडक्ट्स को खरीदने, दीज आर फैशन रिलेटेड प्रोडक्ट and the people are spending more and more time for purchasing these products, right? So in that situation we are not selling salt or the convenience product like biscuits and all. So we are selling the fashion product and people are very much concerned toward their personality or their lifestyle. So people require more and more time to purchasing it. But if there will be a rush and there is a lack of space because of the suffocation and because of the traffic, the people are going to, people are not going to purchase the product lastly, right? So इसीलिए ये जो स्टॉक मेथड है ये बताता है कि हमें कितने स्पेस की जरूरत है ताकि हम प्रॉपरली मर्केंडाइज को डिस्प्ले कर पाए, ठीक है। सो ज्यादातर ये जो फैशन रिलेटेड जो आपके स्टोर्स होते हैं दे आर यूजिंग सच काइंड ऑफ मॉडल स्टॉक मेथड, ठीक है। एक है द सेल प्रोडक्टिविटी रेशियो। तो यहाँ पर इट असाइंस द फ्लोर स्पेस ऑन द बेसिस ऑफ द सेल और प्रॉफिट पर फुट, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे, जैसे अगर आप बिग बाजार जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो आप लोगों ने देखा होगा कि ये स्टोर जो है उस स्टोर में ना आपकी ग्रोसरी आइटम के पास बहुत रश होता है। बट अगर कंपेयर करोगे आप बाकी एरियाज के कंपैरेटिवली तो वहां पर जितना रश होगा शायद ही वो कहीं और होगा, किसी भी कैटेगरी में, क्लोथ्स में या फिर होम डेकोर वाले एरियाज में या कहीं पर, है ना। सो यहाँ पर जो फ्लोर स्पेस को असाइनमेंट, यानी जो फ्लोर स्पेस जो है वो असाइन किया जाएगा, दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ द सेल्स और प्रॉफिट। यानी जिस एरिया में उनको लगता है ज्यादा रश रहता है, जहां पर ज्यादा प्रोडक्ट सेल होता है, उस एरियाज को हम ज्यादा स्पेस प्रोवाइड करेंगे। जस्ट टेक इट एज एग्जाम्पल कि अगर मान लीजिए कि ये एक स्टोर लेआउट है और इस ये स्टोर में, ये एक स्टोर है जहां पर आपके जो क्लोथ्स है उनका ये एरिया है, क्योंकि क्लोथ्स, और यहाँ एक ट्रायल रूम जैसा है, मान लीजिए ये इतना एक एरिया है, यहाँ पर हमने इसको, हाँ बोलो क्या नाम है सोनम? बस बहुत ब्रेक हो रहा है। आवाज नहीं आ रही तुम लोगों को? सारे पॉइंट्स Yes, क्लियर है? ma'am. Yes, ma'am.
Let's move toward the next point, that is about the sales productivity ratio. The sales productivity ratio. तो मैंने आप लोग को बताया था कि सेल्स प्रोडक्टिविटी रेशियो में हम क्या करेंगे कि जो स्टोर है ना उसके स्पेस को हम डिवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू द सेल्स एंड प्रॉफिट. कपड़े के लिए हमने ये एरिया दिया और ग्रोसरी के लिए हमने ये एरिया को डिसाइड किया. अब देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द बोथ एरिया. व्हाई? बिकॉज द पीपल हु आर परचेजिंग द क्लोथ्स आर मे बी 20%, बट द पीपल हु आर परचेजिंग द ग्रोसरी, और जो प्रॉफिट है इस पूरे स्टोर का सबसे ज्यादा ग्रोसरी से आ रहा है, और दैट इज 58%. वही अगर मैं शूज की बात करूं तो फॉर एग्जाम्पल शूज जो है उससे 14% अगर आपका प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है, मान लीजिए 12% आ रहा है, तो उसके लिए हमने थोड़ा सा बड़ा, मतलब थोड़ा सा छोटा और एरिया मान लीजिए हमने देख लिया, इतना बड़ा एरिया देख लिया हमने. और जिस हिसाब से अगर मान लीजिए अगर और कोई आइटम है, जैसे मान लीजिए थोड़ा सा स्टेशनरी आइटम है, तो उससे मान लीजिए 10% आ रहा है, तो हमने इस तरीके से एरिया को डिवाइड किया. जहां पर ज्यादा सेल हो रहा है, जहां पर ज्यादा प्रोडक्ट बिक रहा है, जहां पर ज्यादा आपका जो एरिया ज्यादा बेनिफिशियल है आपके स्टोर के लिए, यू आर गोइंग टू असाइन मोर एंड मोर स्पेस टू दूस प्रोडक्ट कैटेगरीज. क्लियर हो गया? समझ में आया सबको? Yes, ma'am. क्लियर? सो दीज आर द टू अप्रोचेस. अप्रोच है ये दो तरीके का जहां पर हम स्पेस के साथ वर्क करते हैं. पहला जो है दैट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द प्रोडक्ट, व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट वी आर सेलिंग. वी आर सेलिंग apparel और the fashion items, so we required more and more space. ठीक है, प्रॉपर अच्छा स्पेस की जरूरत है. अगर दूसरे सिस्टम में देखा जाए तो इट्स नॉट अबाउट द फैशन, इट्स नॉट अबाउट द ट्रेंड, इट्स नॉट अबाउट द डिमांड, इट्स टोटली अबाउट द सेल्स. जिस एरिया में ज्यादा सेल हो रहा है, जो कैटेगरी आपका ज्यादा बेनिफिशियल है, उस कैटेगरी को आप ज्यादा स्पेस असाइन करोगे. क्लियर हो गई बात? समझ में आया सबको? Yes, ma'am. चलिए, Yes, ma'am. ओके, लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट वन. अगर एक बार जब आपने एक्सेस कर लिया कि स्पेस की जरूरत कितना है आपके प्रोडक्ट कैटेगरी में, डिपार्टमेंटल लोकेशन में, देन देयर आर सम टाइप ऑफ लोकेशन के बेसिस पर यहाँ पर की जा रही है बात, मैपिंग आउट इन स्टोर लोकेशन. ठीक है, सो मैपिंग आउट इन स्टोर लोकेशन में क्या होगा? फॉर द मल्टी लेवल स्टोर दैट इंक्लूड्स असाइनिंग डिपार्टमेंट टू फ्लोर एंड लेइंग इंडिविजुअल फ्लोर्स, what product should be on each floor. So यहाँ पर जो मैपिंग होगा that will be according to floor. तो जैसे आप लोग देख सकते हो कि if you will go to the max, there are 2 floors, ground and first floor. So that is the only limited area which they have. So in the ground floor they have the men's and the children wear and some western wears for the women. But if you will go to the upside, अगर आप ऊपर वाले एरिया में जाओगे तो वहां पर भी चिल्ड्रन के कुछ हैं और विमेन के आपके एथनिक क्लोथ्स के सिर्फ है. सो दिस इज हाउ दे डिवाइडेड द बोथ फ्लोर. तो यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है कि जब आपके पास मल्टी लेवल स्टोर है, मल्टी लेवल स्टोर व्हेन यू हैव मोर फ्लोर्स. ठीक है, जब आपके पास फ्लोर बेस्ड आपका स्टोर लेआउट है जिसमें फ्लोर्स है मल्टीपल. आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है? Yes, ma'am. ठीक है, बिकॉज यहाँ पे इंटरनेट अनस्टेबल का मैसेज आ रहा है मुझे. अगर कभी भी आवाज नहीं आएगी तो बता देना मुझे. ठीक है, चलो. सो मैपिंग आउट इन स्टोर लोकेशन में क्या सिचुएशन है कि यहाँ पर जो आपका मल्टी लेवल स्टोर्स है, मल्टी लेवल का मतलब जिनके पास मोर देन 1 फ्लोर अवेलेबल है, वो किस तरीके से डिपार्टमेंट्स बनाए, फ्लोर को कैसे असाइन करें. ठीक है, तो एंड सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर में क्या डिस्प्ले करना है, फर्स्ट फ्लोर में क्या करना है, सेकंड फ्लोर में क्या करना है, ये किस तरीके से डिसाइड किया जाए, कौन सा प्रोडक्ट कौन से फ्लोर पे होगा, और व्हाट शुड बी द लेआउट ऑफ ईच फ्लोर, और हर एक फ्लोर का लेआउट कैसा होगा. जो आप लोगों ने पढ़ा होगा ग्रिड पैटर्न जो मैंने आप लोगों को बताया, तो हर एक आपको हर एक फ्लोर पर एक लेआउट बनाना पड़ेगा. जैसे घर में हम लोग क्या करते हैं, घर जब बनता है, एक आर्किटेक्चर जब घर बनाता है तो नीचे जैसे वो उसने गैराज के लिए एक स्पेस छोड़ दिया, 2 रूम हॉल का एक सेट है, ठीक, एक 1 रूम हॉल का सेट है, जैसे आपने नीचे का ऐसा लेआउट बनवाया, ऊपर जैसे आप गए आपने 3 रूम एंड हॉल का एक पूरा सेट बनाया. सो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट वी आर बेसिकली मेकिंग द लेआउट ऑफ आवर हाउस. द सेम सिचुएशन इज विद द रिटेल एज वेल, कि कौन से फ्लोर पे कैसा लेआउट हमें बनाना है. क्लियर?
अब यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं इस स्टेज पर, यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं विच इज गोइंग टू बी सॉल्व. फर्स्ट वन इज व्हाट आइटम शुड बी प्लेस्ड इन द बेसमेंट. अगर आपका ग्राउंड या बेसमेंट है तो क्या होगा, फर्स्ट फ्लोर पे क्या होगा, सेकंड फ्लोर पे क्या होगा. हाउ शुड ग्रुपिंग टू बी प्लेस्ड रिलेटिव टू डोर्स, वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन एंड सो ऑन. इम्पल्स और अनप्लान्ड प्रोडक्ट कैटेगरीज कौन होगा. इम्पल्स और अनप्लान्ड वो होते हैं, वो आइटम्स होते हैं जो ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं कंज्यूमर्स को. ठीक है, ठीक है. कन्वीनियंस प्रोडक्ट वैसे प्रोडक्ट होते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज द फोर्थ वन, वेयर शुड बी द कन्वीनियंस प्रोडक्ट बी सिचुएटेड. द कन्वीनियंस प्रोडक्ट इज मेजॉरिटी, जिसको हम एफएमसीजी कहते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स. तो एफएमसीजी वाले आइटम्स और जो डे टू डे बेस्ड वाले आइटम्स होते हैं, ठीक है, ग्रोसरी आइटम्स एंड ऑल आर द पार्ट ऑफ द कन्वीनियंस. सो कन्वीनियंस प्रोडक्ट को हमें कहाँ सिचुएट करना है वो हम एनालाइज करेंगे. हाउ शुड एसोसिएटेड प्रोडक्ट कैटेगरीज बी अलाइंड. सीजनल ऑफ सीजन प्रोडक्ट को कैसे दिखाना है. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आपका विंटर सीजन आया, नाउ द पीपल प्रायोरिटी फॉर परचेजिंग द प्रोडक्ट इज चेंज. व्हाई इट इज चेंज, बिकॉज ऑफ द सीजन और बिकॉज ऑफ द वेदर. अब ठंड का जब टाइम था तो उस समय आपने देखा होगा कि जितने भी एपरल और क्लोथिंग बेस्ड जो आपके रिटेल स्टोर है, दे स्टार्टेड शोइंग द वुलन क्लोथ्स बिकॉज दैट इज द सीजनल डिमांड, राइट. तो यहाँ पर वही चीज है कि आप ऑफ सीजन और सीजनल प्रोडक्ट को किस तरीके से अलाइन करेंगे, राइट. अब जैसे सूट हो गया, शर्ट हो गया, ये सारे ऐसे आइटम्स हैं जो ठंड में भी बिकते हैं और वो गर्मियों में भी बिकते हैं, राइट. तो उस हिसाब से हमें पहले जो ऑन सीजन प्रोडक्ट है उसको आगे डिस्प्ले करना है, ऑफ सीजन को बैक साइड करना है, या इसको कैसे कैटेगरी करना है, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी डिसाइडेड इन दिस पॉइंट, मैपिंग आउट एंड स्टोर लोकेशन. अब यहाँ पर एक पॉइंट है अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स. तो ये लास्ट स्टेप है आपके स्टोर लेआउट प्लानिंग का, एक तरीके से कहा जाए तो. सो इट इज अरेंजिंग द इंडिविजुअल प्रोडक्ट विद इन द डिपार्टमेंट, यानी हर एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट को हम कैसे प्लेस करें, दैट इज गोइंग टू बी डिसाइडेड इन दिस स्टेप. ठीक है. जो ज्यादा प्रॉफिटेबल आइटम्स होंगे दैट विल बी इन फ्रंट, जो ज्यादा होंगे प्रॉफिटेबल दैट विल बी इन द फ्रंट. एक मिनट, उसको हम फ्रंट में डिस्प्ले कर देंगे. यहाँ पर ऐसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि द मोस्ट प्रॉफिटेबल आइटम एंड ब्रांड कुड गेट अ फेवरेबल स्पॉट. तो जहां पर ज्यादातर कस्टमर्स रुकते हैं, प्रोडक्ट को एनालाइज करते हैं, देखते हैं, प्रोडक्ट सेल होता है, तो उस फेवरेबल स्पॉट को हम एक एरिया बनाएंगे जो ज्यादा मार्जिन वाले प्रोडक्ट है और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं. ठीक है. जहां पर कंज्यूमर का ट्रैफिक बहुत ज्यादा हाई रहता है तो वहां पर हम उन प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करेंगे. और पैकेज साइज कलर के हिसाब से, जैसे मैं बताती हूँ आपको कि जब आप टी परचेज करने जाते हो, टी शर्ट्स, तो आपने देखा होगा कि सबसे फर्स्ट वाले रो में what they are doing, they are basically putting the small according to the sizes they are going to display, like in small, extra small, large, like this they are going to display the product, right. Either they have an option that they are putting the tees just एक दूसरे के नीचे रखते जाते हैं, सबसे ऊपर सबसे छोटा साइज एंड अकॉर्डिंग टू दैट. So this is a way they are basically putting the product or displaying the product. Whatever product is more profitable, more demanded, और जहां पर consumer का traffic ज्यादा होता है, उस हिसाब से we are going to set the product. So arrangement of the individual product can be done according to the demand, season, profit. आगे बात समझ में, यहाँ तक क्लियर हो गया पॉइंट? Yes, ma'am. ओके, चलिए. नेक्स्ट वन इज विजुअल मर्केंडाइजिंग डिस्प्ले. सो विजुअल मर्केंडाइजिंग डिस्प्ले का मतलब क्या होता है. विजुअल का तो मतलब समझ में आता ही है, जो दिखता है विजुअल, राइट. डिस्प्ले जो दिखाना है, प्रॉपरली अरेंज करना है, एंड तो मर्केंडाइज द प्रोडक्ट विच इज ऑफर्ड टू सेल. तो वंस एक बार जब आपका स्टोर लेआउट डिसाइड हो जाएगा तो रिटेलर्स जो है दे आर डिवाइसेस इट्स इंटीरियर डिस्प्ले. अपने बाहर कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट बाहर कैसे डिस्प्ले करना है, उसके लिए विंडो डिस्प्ले तो हम लोग यूज करते हैं अपैरल एंड क्लोथ्स के लिए. बाहर स्टोर एक्सटीरियर हम डिसाइड करते ही हैं. उसके अलावा हम अपने स्टोर को कैसे डिजाइन करें, इंटीरियर कैसा करें ताकि कंज्यूमर्स हमारे प्रोडक्ट को परचेज करें, ये चीज हम विजुअल मर्केंडाइज डिस्प्ले में देखेंगे. Each point of purchase display provides shoppers with information, adds to atmosphere and serves to substantial promotional role. ठीक है. तो importance जो display का है that is
एक तो आप शॉपिंग को डिसाइड कर सकते हो प्रॉपरली, आपको जब विजुअली वो मतलब आपको जब वो विजिबल होगा तो आप प्रोडक्ट को खरीद सकते हो। तो यहाँ पर एक मार्केट रिसर्च हुआ था बाय गैलप, तो यहाँ 62% जो ग्रोसरी शॉपर्स हैं एंड 56% ऑफ मास मर्केंडाइज शॉपर्स नोटिस पॉइंट ऑफ पीओपी इन द स्टोर। यानी कि जो 62% आपके ग्रोसर शॉपर्स हैं और 56% जो आपके मास मर्केंडाइज शॉपर्स हैं, दे नोटिस पॉइंट परचेज डिस्प्ले इन द स्टोर, मतलब वो पीओपी को नोटिस करते हैं। ये एक रिसर्च के थ्रू ये बात पता लगी है कि जो भी आपके ग्रोसरी शॉपर्स है, 62% ग्रोसरी जो शॉपर्स है, ग्रोसरी शॉपर्स जो आपके घर के लिए जो कन्वीनियंस प्रोडक्ट और ग्रोसरी आटा चावल दाल ये जो परचेज करते हैं ये, और जो आपके मास मर्केंडाइज शॉपर्स हैं जो मतलब बहुत सारा सामान एक साथ खरीदने वाले जो लोग हैं, वो ज्यादातर पॉइंट ऑफ परचेज जो डिस्प्ले है आपके स्टोर का उसको नोटिस करते हैं, दे आर नोटिसिंग दैट, राइट। ये एक आर्ट है, विजुअल मर्केंडाइजिंग जो है, इट इज एन आर्ट ऑफ displaying the product and put the merchandise in focus, right? अब जैसे मान लीजिए कि मैं एक क्लासरूम में एंटर कर रही हूँ पढ़ाने के लिए एंड बिल्कुल मेरे सामने एक वेलवेट बोर्ड लगा है और उसमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल बच्चे का प्रोजेक्ट वहां लगा है, राइट। ईदर इन द क्लासरूम the whole class is full with the students, but I am going to notice that board when I enter. So this is how, this is a art, this is a beautification of that classroom, that when I entered I first saw that particular प्रोजेक्ट इन शॉर्ट, ठीक है। तो ये वही चीज है, अगर मैं अभी तुम लोग का असाइनमेंट लेती हूँ तो तुम लोग के असाइनमेंट में वॉट एवर यू आर राइटिंग दैट इज टोटली गूगल्ड, वो तो मुझे पता ही है, but the way you are presenting those words that matters, right? The way you are decorating the assignment, the way you are writing, the way you are using the black pen and blue pen, that matters, right? Everyone is writing the same thing, ठीक है, लेकिन क्या एक दूसरे के असाइनमेंट में डिफरेंशिएशन कैसे आता है, तो दैट इज अ वे ऑफ प्रेजेंटेशन। सही बात है या नहीं? ट्रू? क्लियर? ये समझ में आया ये पॉइंट एवरीवन? ये थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, तुम लोग को आवाज नहीं आ रही मेरी? समझ में आया? ये मैंने जो आपको असाइनमेंट का एग्जांपल दिया, the same is with the visual merchandising display, that it is the art of displaying the product so that the consumers are going to focus on those things, right? It educate the customers, ये customers को educate करता है, information देता है, desire, it create the desire, it creates the wants and demands for the प्रोडक्ट, ठीक है। सो आपका स्टोर का एटमोस्फेयर भी बिल्कुल आपके विजुअल मर्केंडाइजिंग पे डिपेंड करता है, हाउ यू आर डिस्प्लेइंग द प्रोडक्ट, ठीक है। अगर हम लोग देखें एक किराना स्टोर को देखें दैट एंड एक फैशन इंडस्ट्री स्टोर को देखें, तो वी आर एबल टू सी द डिफरेंस। किराना स्टोर आर सेलिंग द कन्वीनियंस प्रोडक्ट फॉर देम, the people are already decided that they have to purchase flour, they have to purchase biscuits, they have to purchase oil, so they knows about it, they are going to ask about it, and after that they will get that product. But whenever you are going to purchase the clothes, तो क्लोथ्स में आपने डिसाइड भले किया हुआ होता है कि नहीं मुझे एथनिक खरीदना है, लेकिन आपको कैसा खरीदना है दैट इज गोइंग टू बी डिसाइडेड इन द रिटेल स्टोर। सही बात है या नहीं? सही बात है? True or not? I think voice is not. Everyone, class? Everyone? Class? You all are able to hear me? Yes, ma'am. So why you all are not speaking? ये point जो मैंने आपको बताया clear हुआ? So visual merchandising display is more important for the वही fashion वाले materials, महंगे वाले luxurious items वगैरह के लिए। And visual merchandising, it is a silent marketing. Silent marketing का मतलब क्या होता है? Where there is a no communication as such, where there is no words which is spoken by the people in a random way. Here, the displaying of the product is the only thing which is going to do the marketing in your store. You're not saying anything, you're not convincing, but the customers are convinced because of the way you are basically arranging the product or displaying the product. क्लियर हो गई बात? समझ में आया? क्लियर
Everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So let me I just want to tell you all that I already checked so many assignments of yours, but some of the students are basically using the red pen. Please don't use it, because it is not right that you are using red pen in the assignment. Red pen is not allowed to the student, it is only for the teachers. Okay, some of the students are using green pen. Green pen are also not allowed. You can basically make the design over the first page, but don't use it when you are writing. जब आप लिख रहे हैं तो ग्रीन और रेड पेन को यूज मत कीजिए. ओनली ब्लू एंड ब्लैक पेन आर अलाउड फॉर द स्टूडेंट्स. ठीक है, चलिए. So next point is advantages of visual merchandising display. What are the advantages of it? First of all, it is educating the customers about the merchandise in the 3-dimensional to impart long-lasting impression and brand recall. So you always heard this line that the first impression is the last impression. So same thing is going to be done here. कि अगर आप जैसे कभी भी अगर आप को प्रोडक्ट खरीदना हो या नहीं खरीदना हो, जब भी आप कभी किसी स्टोर में जाएंगे, you are going to explore, you are going to observe what kind of products they are selling, right? So that is going to make a impression. If you are if the way you are showing the product is very different and very unique way you are displaying the product, so that is going to make a impression of your product or brand in the mind of the customers, as well as that will be retained for the long time. ठीक है, जैसे I am just giving you the example of एक example मैं आपको देती हूँ, live example. आपका दिल्ली में एक सरोजनी नगर मार्केट है, कितने लोगों ने सुना है उसके बारे में? How many of you heard about the सरोजनी नगर market? Sonam. What about the others? Devraj. Sarojini Nagar market is one of the very known market of Delhi, and basically that is famous for the local products. So people are basically thinking about it that they are selling the local product, but let me clarify it. There are some branded stores as well, right? जैसे W वगैरह जो है, Raymond वगैरह, उनके भी stores वहां पर available हैं. तो मैं आपको बताती हूँ, Staletos वहां पर एक shoes, एक sandal का brand है. So how they are displaying their product, let me tell you that they are basically putting a joker in front of the store. एक joker को बना के वहां पर रखते हैं, and the people are giving the pamphlets and all, so they are way of promoting. And जब आप store के अंदर जाओगे, so they have a beautiful sandal with a huge heels and a very big size. They are putting it in the front of the बिल्कुल आपके door के सामने उस तरीके के shoes को दिखाते हैं. So the way they are showing the और हर एक जो एक ब्यूटीफुल मतलब होता है सैंडल को जो डेकोरेशन करते हैं, जो कलरफुल और ब्राइट कलर्स हैं, जो सैंडल के साथ आपके वो पर्स भी वगैरह भी सेल करते हैं, उसको वो ग्लासेस में शो करते हैं. उनका खुला रैक नहीं होता, ग्लासेस में दे आर शोइंग ऑल दोस थिंग्स. सो दिस इज अ वे ऑफ विजुअल मर्केंडाइजिंग. द पीपल आर एजुकेटिंग, पीपल को एजुकेशन मिलता है, इंफॉर्मेशन मिलता है कि लाइक अभी शादी का टाइम है तो इस टाइप के सैंडल्स इनके पास अवेलेबल हैं, इस टाइप के ब्रांड्स इनके पास अवेलेबल है, राइट? और इट इज गोइंग टू मेक अ इम्प्रेशन इन द माइंड ऑफ द कंज्यूमर. सो जैसे मुझे आज भी वो याद है, आई विजिटेड इन 2017 or 18, but till right now, so I think this point is clear to everyone. So educating the consumers, information about the latest demand, latest brand. ठीक है. Second one is setting the company apart in the exclusive position. Exclusive इसका मतलब होता है something which is different, something which is sophisticated, something which is beautiful. So it is the visual merchandise is going to basically make an impression that you are selling whatever product you are selling that is different and it is not easily available in the market. So it is something is exclusive position को show करता है. ठीक है. It is going to establish a link between the fashion, product design and the marketing by keeping the product in central position. So the people who are very fashion oriented and the people who are all very trendy, for them these visual merchandise is very much important. Like that is going to make a link between the fashion, the latest fashion, the marketers who are selling those products, as well as the design of the product. So it is going to link all these three parties.
3 things. Focus on the creative, technical, aesthetic aspects of product and store and drawing the attention of the customers. और ये कहीं ना कहीं जो परचेज नहीं भी करना चाहते प्रोडक्ट को, उनकी भी अटेंशन को ग्रैब करने का ये काम करता है कौन? आपका विजुअल मर्केंडाइज डिस्प्ले. ठीक है. सो आई गेस दिस एडवांटेजेस इज क्लियर टू एवरीवन. दिस पॉइंट इज क्लियर. Yes, ma'am. Everyone, these points are clear. Yes, ma'am. Okay. चलिए, let's move toward the next one, that is the types of visual merchandise display. So types of visual merchandise display की मैं बात करूं तो there are 6-7 type of display. The assortment display, the theme setting display, the ensemble display, the rack display, the case display, cut case and dump bill. So I am going to elaborate all these points in the next class. Anyone have any doubt? No, ma'am. Anyone have any doubt in any of the point whatever we discussed? किसी को कुछ पूछना है जो समझ नहीं आया हो? जितना भी मैंने कराया है, जो टाइप्स है, यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको कवर करेंगे. ठीक है? ओके.